हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो हमारी क्लास है एक डेमो क्लास है जो कि ज्योग्राफी पीजीटी लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि भाई हमारे इस चैनल पर आपको पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और पेड कोर्स पूरा ज्योग्राफी डीपली पढ़ना चाहते हो DSSB के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए, पीजीटी लेवल की, तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि मैम कोर्स चाहिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मैसेज कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि आपकी क्लाइमेटोलॉजी का कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ओके, मैं दीपा, एज यू नो डैट आई थिंक अब तो आप मुझे जान ही चुके होंगे। मैं आपको जियो पढ़ा रही हूँ और जियो में भी हम कर रहे हैं अपना पीजीटी लेवल की जियो। ठीक है, यानी पीजीटी ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड होगा। और क्लाइमेटोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई कोपेन और थॉर्नवेट, कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में। पीजीटी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB, KVS, NVS, आपका HTET, हर बार यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। चाहे कितना ही हाई लेवल का एग्ज़ाम आ जाए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर सेट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु क्या होती है। कोई भी आपका एरिया है, कोई भी स्थान है, किसी भी स्थान या क्षेत्र की जो भी मौसमी दशाएं होती हैं, यानी मौसम की दशाएं होती हैं, जैसे आपका वायु कैसी चल रही है, वहाँ बादल कैसे हैं, बारिश कैसी है, सूखा कैसा है। तो जो भी मौसमी दशाएं होती हैं, वेदर की जो भी दशाएं होती हैं, उन्हीं सभी को सम्मिलित रूप से जलवायु कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें विश्व में जलवायु वर्गीकरण की, तो सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण यूनानियों के द्वारा किया गया था। आप याद रखना, यूनानियों के द्वारा सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण किया गया था। भाई किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें, यूनानियों ने तो बहुत सारों ने वर्गीकरण किया ही। कोपेन का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो जलवायु वर्गीकरण हुआ वो किसका था? कोपेन का। सिंपली अगर हम बात करें जलवायु वर्गीकरण की, तो कोई भी जलवायु वर्गीकरण कोई भी विद्वान करता है तो उसके 3 उपागम होते हैं बेसिकली। ठीक है, तीन उपागम लगा लो या 3 विधियां लगा लो, इन्हीं का यूज करके हर विद्वान जलवायु वर्गीकरण करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जलवायु वर्गीकरण का फर्स्ट उपागम, यानी पहला उपागम जो है अनुभविक उपागम। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जलवायु वर्गीकरण के उपागमों से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, अनुभाविक उपागम। ये अगर हम बात करें ना, ये आपका अनुभाविक यानी अनुभवों पर आधारित होता है। किस पर? अनुभवों पर। जो अनुभव होते हैं किसी एरिया को देखने के बाद, पूरा काफ़ी टाइम तक उस एरिया को स्टडी करने के बाद, तो वहाँ की जो जलवायु होगी अनुभव पर प्राप्त की जाती है। जो आपके कोपेन का और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण था वो अनुभाविक उपागम ही था। यानी उनके जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? अनुभाविक उपागम। तो आप इसको याद रखोगे। ठीक है, वैसे उन्होंने दोनों ने ही वनस्पति पर आधारित था इनका, कोपेन और थॉर्नवेट का भी पढ़ेंगे आगे। तो भाई अनुभाविक आधार पर किसका बेस्ड था? कोपेन का और थॉर्नवेट का। सेकंड उपागम होता है जलवायु वर्गीकरण का जननिक उपागम। अब जननिक देखो, जननिक यानी जनन, तो ये किस पर निर्भर होगा? जो जलवायु के उत्पत्ति के कारणों के आधार पर होता है। ये उत्पत्ति के कारणों के आधार पर ये जलवायु वर्गीकरण होता है, जननिक उपागम। सिंपली कि किसी एरिया की कैसी जलवायु है, वो उस एरिया की जो वो जलवायु है वो वहाँ ऐसी क्यों है,
कौन से कारक है जो ऐसी जलवायु को पैदा करते हैं? तो ये जलवायु के उत्पत्ति यानी उसके पैदा होने के कारणों पर आधारित है जननिक उपागम। और थर्ड आता है भाई आपका लास्ट, 3 ही उपागम थे ना, व्यवहारिक उपागम। व्यवहारिक उपागम, अगर इसकी बात करें व्यवहारिक उपागम की, तो ये किस पर बेस होता है? व्यवहारिक उपागम ये जो भी आपकी जलवायु है उसका अन्य वस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी अन्य वस्तु ने उस जलवायु से कैसा रिएक्शन किया, अन्य वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा किसी एरिया की जलवायु का, अन्य वस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है व्यवहारिक उपागम। देखो इसमें क्या था, ये आपका सीधा सीधा अनुभवों पर आधारित है। कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आपका अनुभविक उपागम पर ही बेस्ड है, आधारित है। सेकंड जननिक उपागम जलवायु के उत्पत्ति के कारणों पर आधारित है, ठीक है, जननिक यानी जनन यानी उत्पत्ति। तीसरा व्यवहारिक उपागम, अब व्यवहार तो आप सबने इतना कुछ पढ़ा है, व्यवहार कब होता है? जब अन्य वस्तु पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जलवायु का जब अन्य वस्तु पर पड़ने वाला प्रभाव होता है तो उसे कहते हैं जलवायु वर्गीकरण का व्यवहारिक उपागम। कोपेन और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण था वो अनुभविक उपागम पर आधारित था, ठीक है। उन्होंने प्राकृतिक वनस्पति को कोपेन और थॉर्नवेट ने प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु सूचक का आधार मानकर वर्गीकरण किया था जलवायु का, ठीक है। तो इतना आप समझ गए इसके उपागम के बारे में। तो ये 3 उपागम आपको तीनों याद होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार कोपेन का सीधा क्वेश्चन ना देके इन उपागमों से क्वेश्चन डाल लेता है। उसके अलावा यूनानियों ने सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण यूनानियों ने किया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भाई कोपेन के बारे में। सबसे पहले हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोपेन कौन थे? कोपेन आपके ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रिया में रहने वाले एक जलवायु भूगोलवेता थे। एक वनस्पति शास्त्री थे, एक जलवायु भूगोलवेता थे, यानी जो आपकी जलवायु पर पूरा डीपली स्टडी करते थे कोपेन। इन्होंने तापमान और वर्षा के मासिक और वार्षिक, ठीक है, मासिक और वार्षिक वितरण पर, ठीक है, किसी एरिया में कैसा तापमान है, कैसी वर्षा है, महीने का भी और पूरे साल का भी, किसी एरिया में जो भी वितरण है तापमान का और वर्षा का, उस वितरण पर ही इन्होंने 1918 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1918 में तापमान और वर्षा के मासिक और वार्षिक औसत वितरण पर, औसत, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो औसत वितरण पर इन्होंने डिवाइडेड बाय वर्ष है तो आपका 12, मासिक है तो दिनों की संख्या, तो 1918 में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब 1918 में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उसमें काफ़ी कमियां रह गई थी। देन 1931 में इसका दोबारा से संशोधित रूप, जलवायु वर्गीकरण का दोबारा से संशोधित रूप प्रस्तुत किया। यानी जलवायु वर्गीकरण में कुछ आपके ये लगा लो कुछ चीज़ें और डाली, जो चीज़ उसे खट गई उसे हटा दिया, अन्य चीज़ें डाली। यानी संशोधित क्या होता है? कुछ भी नया ऐड कर देना, या जो चीज़ जिसमें गलती हो गई उसको हटा दो और कुछ भी नया ऐड कर दो, तो वो हो गया संशोधित। तो 1931 में जलवायु वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया कोपेन महोदय ने, कर दिया भाई। इनकी बुक थी, कोपेन की बुक थी, बुक का नाम था ग्रुंड्रिस डर कलिमाकुंडे, ये इनकी बुक थी भाई। इसी बुक में 1931 में उन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। 2 आपको पता चल गए हैं। अंतिम संशोधन 2 संशोधन हुए थे इनके जलवायु वर्गीकरण में। अंतिम संशोधन हुआ इनका भाई 1953 में।
1953 में जो इन्होंने संशोधन किया उसे किस नाम से जाना गया? तो उसमें कोपेन के साथ 2 अन्य विद्वान शामिल थे, एक आपका गीगर और एक आपका पोल। तो ये 1953 वाला जलवायु संशोधन कोपेन गीगर पोल संशोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोपेन गीगर पोल संशोधन के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका इसके संशोधन, इसकी बुक जिसमें संशोधित रूप। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। 1918 में पहली बार जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, 1931 में संशोधित रूप प्रस्तुत किया। बुक थी गरुनड्रिस डर क्लेमाकुंडे। अंतिम संशोधन 1953 में कोपेन गीगर पोल संशोधन के नाम से जो विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अब जो ये कोपेन था, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो आपका, उसका प्रमुख आधार क्या था? एक तो मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक, और दूसरा था भाई आनुभाविक आधार। मैंने अभी बताया था ना आपको, अनुभाविक उपागम, अनुभाविक आधार। तो कोपेन की जलवायु का प्रमुख आधार मात्रात्मक और अनुभाविक था। उसके अलावा अगर कोपेन की जलवायु का प्रमुख आधार पूछा जाए तो डी कैंडोल ने क्या किया था? इन्होंने फेमस वनस्पति का वर्गीकरण किया था। डी कैंडोल ने वनस्पति का वर्गीकरण। तो जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था मात्रात्मक, अनुभाविक और डी कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण पर पूरी तरह से आधारित था। समझ गए भाई? तो ये इसके आधार थे, मात्रात्मक, अनुभाविक, उपागम और डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। अभी बताऊंगी ये डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण कैसे था और क्या था। तो समझ गए इतना आप? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इतना पढ़ लिया आपने, कब कैसे क्या हुआ, कौन सी बुक में कैसे क्या डाला। कई बार सीधे क्वेश्चन आपके DSSB में यही पूछे जाते हैं। KVS में तो खैर वो ABC डाल के पूछेगा किस प्रकार की जलवायु, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें कैंडोल का जलवायु वर्गीकरण, तो इसमें भाई यहाँ पर मैं कुछ नेम लिखूंगी, उनके द्वारा जो अक्षर चूज किए गए, उसके बाद कोपेन के जलवायु भाग कि कोपेन ने उसके लिए कौन सा जलवायु भाग चुना। यहाँ पर कैंडोल की वनस्पति वर्गीकरण, कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। सबसे पहला जो कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण था, सबसे पहले नंबर पर आएगा मेगाथर्मल। क्या आएगा भाई? मेगाथर्मल, जिसे किसके द्वारा दर्शाया? कोपेन ने ए के द्वारा, यानी आप संकेत लिख लो या वर्ड लिख लो, ए के द्वारा दिखाया। और कोपेन के अनुसार ए जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंध जलवायु, उष्ण कटिबंध जलवायु। समझ गए भाई? ए देखो थर्मल यानी गर्म, मेगा यानी बड़ा। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा एरिया है आपका? उष्ण कटिबंध वाला। तो इसके लिए जो थॉर्नवेट का नहीं पढ़ रहे, हम कोपेन का पढ़ रहे हैं। तो कोपेन ने ए अक्षर यूज किया। नेक्स्ट आपका सेकंड जीरोफाइट्स, सेकंड वनस्पति। जीरोफाइट्स के लिए कोपेन ने बी यूज किया और बी के लिए उसने शुष्क जलवायु, बी किसके लिए यूज किया? शुष्क जलवायु, जहां पर आपकी वर्षा बहुत कम होती है, यानी आपका मरुस्थल वाला एरिया। समझ गए? नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका मेसोथर्मल के लिए सी यूज किया, ABC। इसमें आपका जो एरिया आएगा उष्ण शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण शीतोष्ण जलवायु। ठीक है भाई, उष्ण शीतोष्ण जलवायु मेसोथर्मल। नेक्स्ट आती है आपकी फोर्थ वनस्पति माइक्रोथर्मल। इसके लिए डी यूज किया गया, डी, और इस डी को कोपेन ने शीतोष्ण जलवायु के नाम से विख्यात किया या वर्गीकृत किया। डी को किसके लिए यूज किया? शीतोष्ण जलवायु। और लास्ट था भाई ध्रुवीय,
लास्ट था ध्रुवीय कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण, इसके लिए ई यूज हुआ और ई को जो कोपेन था उसने भी ध्रुवीय जलवायु के लिए यूज किया। तो ये था कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण और आपका कोपेन के द्वारा निर्धारित जलवायु के कुछ, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी वहाँ पर कोपेन ने ए यूज किया है, जहाँ पर शुष्क होगी वहाँ पर बी, और जहाँ पर उष्ण शीतोष्ण होगी वहाँ पर सी, जहाँ पर शीत शीतोष्ण होगी वहाँ पर डी, और जहाँ पर ध्रुवीय होगी वहाँ पर ई। तो ये कुछ संकेत थे कोपेन के द्वारा निर्धारित, और इन्हीं संकेतों का इनको आप अच्छी तरह से ये लगा लो कि अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो। ए भाई गर्म एरिया के लिए, उष्णकटिबंध के लिए, बी सूखे एरिया के लिए, सी आपके शीतोष्ण वाले पार्ट जो गर्म हैं उनके लिए, डी आपके शीतोष्ण वाले पार्ट जो ठंडे हैं उनके लिए, और ई हमारी ध्रुवीय जलवायु। क्योंकि आपका पूरा वर्गीकरण इन्हीं 5 अक्षरों से ही निकलेगा फिर आगे, ठीक है। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये अक्षर जरूर देखने को मिलते हैं, इनके साथ कुछ और अक्षर जुड़े हुए होते हैं वो भी करेंगे। तो ये पांचों आपको अच्छी तरह से टिप्स पर पता होना चाहिए, बी किसके लिए है, डी किसके लिए, ए किसके लिए है। ओके, तो अगर आप देखोगे ना इधर तो आपका केवल बी, एक ये जो बी है ये ही अलग है, ये सूक्ष्म है, ठीक है। आपके बी को कोपेन ने वर्षा और वाष्पीकरण के अनुपात में, वर्षा और वाष्पीकरण के अनुपात में प्रेजेंट किया है। बट आपका ए, सी, डी, ई ये चारों तापमान से संबंधित है। देख लो सीधे सीधे, ध्रुवीय ठंडी जलवायु तापमान, शीत ठंडी तापमान, उष्ण शीतोष्ण गर्म तापमान, उष्ण कटिबंध गर्म तापमान। तो ये आपके ए, सी, डी, ई ये सारे के सारे तापमान पर आधारित थे, तापमान के आधार पर इनको दर्शाया गया है। और आपके बी को वर्षा के आधार पर या वाष्पीकरण के आधार पर दर्शाया गया कोपेन महोदय के द्वारा। तो इतना भाई समझ गए, आपको ए, बी, सी, डी, ई और बी का फंडा पता चल गया। नेक्स्ट देखो, अब कुछ वर्ड इसने और यूज किए, अब मैं ये मिटा रही हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये मैं लिखे रखती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे बार बार। उसके बाद अगर कोपेन ने कुछ और वर्ड भी यूज किए जो आपको हमेशा याद रखने हैं, एस, डब्ल्यू। अब एस जो वर्ड है कोपेन ने अर्ध शुष्क के लिए यूज किया, अर्ध शुष्क। और जो जलवायु आपकी अर्ध शुष्क होती है इस प्रकार की जलवायु को स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, स्टेपी जलवायु। डब्लू के लिए कोपेन ने शुष्क जलवायु यानी आपका मरुस्थलीय भागों के लिए डब्लू यूज किया कोपेन ने। तो स्टेपी जलवायु यानी आपकी अर्ध शुष्क, जहां पर वर्षा होगी तो सही पर कम, डब्लू शुष्क जहां पर वर्षा ना के बराबर होती है, मरुस्थलीय जलवायु। तो एस और डब्लू। अब देखो एग्जाम में आता है बी, एस। अब बी क्या था भाई, शुष्क जलवायु, एस क्या है, स्टेपी जलवायु। एस से याद रखोगे स्टेपी जलवायु, एग्जाम में ऑप्शन में स्टेपी लिखा हुआ मिलता है। तो बी, एस आपकी कैसी जलवायु बनेगी, अगर हम बात करें आपकी ये मरुस्थल, जो आपका मरुस्थल है और आपका आर्द्र जलवायु क्षेत्र है उनके बीच की जलवायु बनेगी, आर्द्र जलवायु क्षेत्रों के बीच की जलवायु। क्यों भाई, क्योंकि ये अर्ध शुष्क थी। देखो अर्ध शुष्क थी ना, यानी पूरी तरह सूखी नहीं थी, पूरी तरह शुष्क नहीं थी। तो आपकी आर्द्र और मरुस्थल यानी मरुस्थल और आर्द्र दोनों के बीच की जलवायु होती है बी, एस। अगर हम बी, एस की बात करें तो इसे आप स्टेपी या शुष्क जलवायु भी कह सकते हो, स्टेपी शुष्क जलवायु, स्टेपी शुष्क जलवायु के नाम से भी जानी जाती है बी, एस। नेक्स्ट आती है आपकी बी, डब्ल्यू। बी, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू क्या है, शुष्क, बी भी क्या है, शुष्क। तो बी, डब्ल्यू को किस नाम से जानेंगे, शुष्क जलवायु के नाम से। शुष्क जलवायु, अगर हम बात करें कौन सी जलवायु शुष्क होती है, जहां पर आपकी जो वर्षा है वो 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसे एरियाज की जलवायु जो होती है भाई शुष्क होती है, सूखी होती है, ठीक है, बिल्कुल मरुस्थल टाइप जलवायु। उसके बाद
जो कोपेन है उसने कुछ और वर्ड यूज किए। देखो एस आपको पता चल गया, डब्ल्यू आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है आपका एच। एच अगर हम बात करें, एच का जो कोपेन ने यूज किया था ना, एच, एच का मीनिंग था कुछ हैश। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, ये आपका जर्मन भाषा का शब्द था। अब इसका मीनिंग देखें तो एच का मीनिंग होता है, यानी इस वर्ड का मीनिंग होता है होट। होट, होट यानी आपकी गर्म जलवायु, और गर्म जलवायु कौन सी है? आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु। समझ गए? यानी जहां पर एच आ गया वहां पर आगे क्या आएगा? उष्णकटिबंध। एच किसके लिए यूज हुआ? होट के लिए। इसका मीनिंग अगर हम बात करें ना, वर्ड जो था वो एडजेक्ट ये था, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड था, और इसका मीनिंग होता है होट। सीधा नेक्स्ट के। नेक्स्ट वर्ड कोपेन ने यूज किया के आपका काल्ट। काल्ट वर्ड था। काल्ट के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कोल्ड। ठीक है, क्या होता है? कोल्ड। और कोल्ड को आप सभी अच्छी तरह जानते हो, यानी ठंडा एरिया। यानी जहां पर ठंड की बात होगी वहां पर आपका के आएगा, कोल्ड आएगा। अब देखो मैं बोलूं BSH, मैंने बोला BS और इसके साथ H जोड़ दिया, तो ये किस प्रकार की जलवायु है? BSH। तो भाई BSH, ठीक है, तो BSH आपकी कैसी जलवायु बनेगी? अगर हम बात करें BSH उष्ण कटिबंधीय। देखो उष्ण कटिबंधीय क्यों आया? क्योंकि H था। उष्ण कटिबंधीय क्यों आया? H था। अब BS को हम स्टेपी जलवायु या शुष्क जलवायु के नाम से भी लिख सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। समझ गए? नेक्स्ट देखो BSK। अब ये कैसे बनेगी? BSK, के यानी कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडी। और ठंडी जलवायु आपकी कहाँ होगी? तो ठंडी जलवायु तो भैया आपके मध्य अक्षांशों में होगी, यानी आपका लगा लो ये शीतोष्ण वाले पार्ट में होती हैं आपके 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो शीतोष्ण पेटी होती है, वहाँ पे ठंडी जलवायु होती है। के यानी कोल्ड, तो ठंडी जलवायु तो वहीं होती है। तो इसके लिए यूज होगा मध्य अक्षांशीय, यानी हमारे अक्षांश के मध्य वाले पार्ट। तो BSK ये होती है आपकी मध्य अक्षांशीय। और BS कैसा होता है? BS आपकी स्टेपी या शुष्क जलवायु। तो वही या तो स्टेपी लिख दो या फिर शुष्क लिख दो, तो स्टेपी या शुष्क जलवायु BSK। समझ आ गया? BSH, H लगा के देख लिया, BS के साथ K लगा के देख लिया। अब हम देखेंगे अब नेक्स्ट आता है आपका H का यूज करके देखेंगे BW के साथ। BWH। अब BWH है, BWH, H यानी आपका हॉट, गर्म और उष्ण कटिबंध वाला एरिया। तो BWH आपका कैसे बनेगा? उष्ण कटिबंध। आपका BW क्या था? मरुस्थलीय। ठीक है भाई, उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय जलवायु किसके लिए यूज होगा? उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय जलवायु। समझ गए? और आपका BWK आ जाए तो के आपका कोल्ड यानी मध्य अक्षांशीय। BW आपका सेम वही मरुस्थलीय जलवायु। ठंडे मरुस्थल भी तो होते हैं ना। तो ऐसे BS, BWK, BWH ऐसे वर्ड यूज किए थे कोपेन महोदय ने। तो मैंने आपको ये सारे वर्ड समझा दिए कि कैसे कैसे आपको मेनली ये याद रखने हैं। आप अगर इनको याद नहीं रख पाते ना, BSH क्या होती है, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। BS याद रखो क्या होता है? स्टेपी। BW क्या होता है भाई? BW हमारा मरुस्थल वाला। ठीक है, H हमारा हॉट, K हमारा कोल्ड। तो भी आप आंसर अपना क्रैक कर जाओगे इजीली। पूरा रटोगे तो याद नहीं होगा, समझोगे तो याद हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो ये कोपेन के कुछ वर्ड थे। उसके बाद आगे भी आते हैं कोपेन के वर्ड, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। कोपेन ने बहुत डीपली स्टडी किया था जलवायु वर्गीकरण में। तो BS से तो आप समझ गए, अभी तो D पढ़ना है, C पढ़ना है, A पढ़ना है, सारी चीज़ें डिटेल में करनी है ना। A B C D। ओके भाई। नेक्स्ट कुछ और वर्ड भी यूज किए कोपेन महोदय ने। वो वर्ड क्या थे? एक तो आपका F, छोटा F,
छोटा एफ है ये, बड़ा एफ अलग यूज किया था, छोटा अलग, तो हम छोटा पढ़ेंगे पहले। छोटा एफ किसके लिए यूज किया, यानी जहां पर एफ आ गया तो वर्ष के प्रत्येक महीने में वर्षा होगी, वर्ष के प्रत्येक महीने में वर्षा। कोपेन ने ऐसे एरियाज जहाँ सारा साल वर्षा होती है उनको एफ के द्वारा दिखाया। अब आप समझ लेना, डी एफ लगाया तो भाई वर्षा वाला एरिया है, आर्द्र एरिया है। अब की बार एचटेट में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था, आने दो फिर बताऊंगी। नेक्स्ट छोटा एम, छोटा एम प्रेजेंट किया कोपेन महोदय ने मानसूनी वर्षा के लिए, यानी जो आपकी मानसूनों में वर्षा होती है ना, मानसूनी वर्षा भारत में होती है ना, मानसूनी वर्षा कुछ लिमिट के लिए कुछ टाइम में, वही वर्षा के लिए एम, एम यानी मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट छोटा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू हमारा शुष्क मरुस्थलीय वाली जलवायु, छोटा डब्ल्यू आपका शीत शुष्क के लिए यूज होता है, यानी कोई ठंडा एरिया है और वो शुष्क है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती, तो शीत ऋतु जिसकी शुष्क होगी उसके लिए यूज किया गया है छोटा डब्ल्यू कोपेन महोदय के द्वारा। नेक्स्ट आपका छोटा एस, देखो डब्ल्यू मीन्स विंटर, डब्ल्यू मीन्स विंटर यानी आपकी शीत ऋतु शुष्क। छोटा एस मीन्स समर, छोटा एस मीन्स समर यानी आपकी ग्रीष्म ऋतु शुष्क। ये कुछ याद करने की ट्रिक है, ठीक है, कुछ याद करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। छोटा डब्ल्यू विंटर, छोटा एस समर, शीत ऋतु शुष्क, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। एम से मानसूनी, एफ से फॉल। फॉल क्या होता है भाई, हमारा रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश का गिरना, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें छोटा एन, छोटा एन यानी आपका कोहरा, कोहरे की अधिकता, कोहरे की अधिकता वाले एरिया में एन यूज किया है कोपेन महोदय ने, एन, समझ गए। नेक्स्ट आपका बड़ा एफ, मैंने कहा था ये छोटा एफ है, ये बड़ा एफ है। एफ यानी आपका फ्रीज, जम गए हम, एफ यानी फ्रीज, याद कर सकते हो ऐसे, एफ यानी फ्रीज, यानी एफ यूज होगा हिमाच्छादित वाले एरिया के लिए, जहाँ पर आपकी अगर हम बात करें ना हिमाच्छादित, जहाँ पर आपकी बर्फ से ढके रहते हैं ना वो वाले एरिया सारा साल, उन एरिया के लिए। और बड़ा टी, बड़ा टी यूज किया टुंड्रा जलवायु के लिए, टुंड्रा जलवायु, टैगा, टुंड्रा, ये सारी आपके बर्फ वाले इलाके होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट वर्ड अगर हम बात करें तो कुछ ये थे आपके। छोटा एफ वर्ष के पूरे महीने वर्षा रहेगी, साल में पूरा साल बारिश। एम, एम से मानसूनी। छोटा डब्ल्यू शीतकाल शुष्क, छोटा एस समर ग्रीष्म काल शुष्क। एन यानी कोहरे के अधिकता, एन छोटा एन कोहरे को दर्शाएगा। बड़े वाला एफ आपका ऐसे याद कर सकते हो, एफ यानी फ्रीज, और फ्रीज में बर्फ जमती है तो हिमाच्छादित यानी जो बर्फ से ढका रहता है वो वाला एरिया। टी, टी यानी ट्रॉपिकल, टी से तो आपको सीधा याद करना पड़ेगा, ट्रॉपिकल से नहीं जुड़ेगा। टी यानी टुंड्रा जलवायु, टे से टी, देखो टीटा, आजकल के बच्चे पढ़ते हैं ना, ए आ एप्पल, बी बा बॉल, टीटा टाइगर, तो ऐसे ही आप कर लेना, टीटा टुंड्रा, समझ गए। अब आपको एबीसीडी पढ़ानी पड़ रही है। ये कुछ वर्ड थे। उसके बाद ये जो आपका ए बी सी डी है ना, इनका छोटा रूप भी कोपेन महोदय ने यूज किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन चारों का छोटा रूप भी कोपेन महोदय ने यूज किए। छोटा ए, छोटा ए किसको दिखाएगा, अत्यधिक गर्म ग्रीष्म, अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु को, यानी आपकी गर्मियां जब बहुत अधिक गर्म, देखो ये वैसे तो गर्म ही एरिया था बड़ा ए, छोटा ए किसको दिखाएगा, जब आपकी अत्यधिक गर्मी हो जाती है, अत्यधिक गर्म हो जाता है ग्रीष्म ऋतु। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपका यहाँ पर टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा, किसमें, छोटे ए में। नेक्स्ट आता है आपका बी, छोटा बी, ये प्रेजेंट किया ग्रीष्म ऋतु जब आपकी साधारण होगी, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा कम, यानी साधारण ग्रीष्म ऋतु होगी। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु इसमें बिल्कुल साधारण आएगी। नेक्स्ट आता है आपका सी, सी किसको दिखाएगा, अगर हम बात करें तो भाई आपकी शीतल, शीतल या छोटी ग्रीष्म ऋतु। मैंने आपको बताया ना, देखो
छोटा ए सबसे अधिक गर्मी, बी साधारण गर्मी, सी शीतल या छोटी गर्मी यानी कम गर्मी को दर्शाता है। आपका यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और डी आपका दिखाएगा भाई शीतल। अगर हम बात करें ना, आपकी कौन सी ऋतु रह गई, गर्म तो होगी ना, मैक्सिमम, साधारण और मिनिमम। अब शीत ऋतु यानी आपकी सर्दी, और जो कि कैसी होती है, ठंडी होती है। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कोपेन महोदय ने -38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को छोटे डी के द्वारा दिखाया। तो समझ गए आप, ये ABCD जो कि कोपेन महोदय ने छोटे तौर पर जिनका यूज़ किया, छोटा ए अधिक गर्मी को, छोटा बी मीडियम आपकी साधारण गर्मी को, और छोटा सी आपकी छोटी गर्मी को, छोटी ग्रीष्म ऋतु को दिखाएगा, और छोटा डी आपकी शीत ऋतु, ठीक है, यानी आपकी सर्दियां जो हैं वो ठंडी होगी, उस चीज़ को दिखाएगा छोटा डी। और ये सारे तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब हम ऐसे पढ़ेंगे AM AR, वो चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती हैं। तो आपको ये वर्ड सारे पता होने चाहिए, कौन सा वर्ड किसको दिखाता है। अब स्टार्ट करेंगे भाई अपना मेन टॉपिक। अभी तक तो आप बेसिक पढ़ रहे थे जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। अब हम पढ़ेंगे वो जो एग्ज़ाम में आता है। अब बेसिक चीज़ें तो सिखानी पड़ती है, नहीं तो फिर मैं सीधा लिख देती AM। आप कहते एम कहाँ से आ गया, तो इसीलिए सबसे पहले हम ए के पार्ट पढ़ेंगे, जो इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु थे ना कोपेन की, ए की पार्ट पढ़ेंगे। ए में सबसे पहला आता है ए सबसे पहला पार्ट आता है आपका AF कहो या AR कहो, ठीक है। आर यानी रेनफॉल यानी बारिश, और F भी आपका उसी के लिए ही यूज़ होता है, तो दोनों याद रखोगे। AR ए का उपभाग, ए के उपभाग पढ़ रहे हैं हम, यानी सब पार्ट पढ़ रहे हैं। ए में कौन कौन से बनेंगे। AR अगर हम बात करें बिल्कुल सूक्ष्म महीने की, इसमें जो भाई सूखा महीना होगा ना, यानी आपका सूक्ष्मतम जो महीना होगा, सूक्ष्मतम जो माह होगा, वैसे तो पूरा साल वर्षा होती है ऐसे एरिया में, पर सूखे से सूखे महीने में भी आपकी 6 सेंटीमीटर वर्षा होगी ही होगी। और कोई भी महीना सूखा नहीं होगा, यानी कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जब बारिश ना हो। आपकी पूरा साल वर्षा होती है। और कौन सा होता है ये, उष्णकटिबंध वाला। तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे किस नाम से जानेंगे, उष्णकटिबंधीय, उष्ण AF या AR को उष्णकटिबंधीय वर्षा। अगर हम बात करें ना, ऐसे एरिया में आपके वन बहुत पाए जाते हैं, तो वन क्षेत्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र AF या AR जलवायु। एग्जाम में AR ज़्यादा आती है। तो इसमें आपका जो सूखे से सूखा महीना होगा उसमें भी 6 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, कोई भी महीना सूखा नहीं होगा। और इस प्रकार की जलवायु को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका AM जलवायु। AM जलवायु ए का ही सब पार्ट है, M लग गया, यानी मानसूनी। आपका शुष्क ऋतु, अगर हम बात करें शुष्क ऋतु थोड़ी होती है, अल्प होती है, पर होती है। मानसूनी वर्षा को आप अच्छी तरह जानते हो। हमारे भारत में भी जैसे जून से लेकर आपके अक्टूबर मध्य तक भरपूर वर्षा करती है, उसके बाद नहीं करती, यानी वर्ष में कुछ लिमिट टाइम में ही वर्षा करती है मानसूनी वर्षा, M मानसूनी वर्षा। तो यहाँ पर शुष्क ऋतु होती तो है, पर थोड़ी होती है, अल्प होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें AM जलवायु, इस शुष्क ऋतु में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है शुष्क ऋतु में, ठीक है। जो ये शुष्क ऋतु है AM जलवायु में, इसमें 6 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी। और ये आपकी किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय M यानी मानसूनी
जलवायु। तो आप है ना इन चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखना। देखो AF सारा साल वर्षा, तो जो सूखा महीना होगा वहां भी 6 सेंटीमीटर वर्षा तो होगी ही। AM मानसूनी, मानसून में तो पर्टिकुलर कुछ टाइम में ही ज़्यादा वर्षा होती है, तो शुष्क ऋतु होती है और उस शुष्क ऋतु में आपकी 6 सेंटीमीटर से कम, यहाँ पर कम आया है और यहाँ पर पूरा 6 सेंटीमीटर तो हर सूखे महीने में होगी। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। AM आपकी होती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट आती है भाई आपकी AW, छोटा W। अब छोटा W किसके लिए? विंटर, छोटा W विंटर यानी शीत ऋतु। जब आपकी शुष्क महीने होते हैं शीत ऋतु में, शुष्क महीने शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कुछ महीने आपके ये लगा लो सूखे हैं, तो उस तरह के एरिया को दिखाती है AW जलवायु। और जो ये आपके शुष्क महीने होंगे ना सर्दियों में, यहाँ पर जो वर्षा होगी 6 सेंटीमीटर से कम होगी, 6 सेंटीमीटर से कम। ये सारा डिवीज़न कोपेन का किया हुआ था, ठीक है। जो भाई कोपेन ने कहा जो सूखे महीने होंगे सर्दियों में वहाँ पर भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होगी। AW जलवायु को उष्ण सवाना जलवायु के नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। नेक्स्ट आती है आपकी AS जलवायु। AS छोटा s यानी आपका समर, AS छोटा s यानी आपका समर यानी ग्रीष्म ऋतु। इसमें आपके शुष्क महीने गर्मियों में होंगे, शुष्क महीने गर्मियों में, ठीक है। और जो सूखे महीने होंगे उनमें वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होगी गर्मियों में। और AS प्रकार की जलवायु को किस नाम से अगर हम बात करें आपका AS जलवायु, तो इसका पर्टिकुलर कुछ नाम नहीं है। वैसे इसे इतना ही याद रखना कि शुष्क महीने होते हैं और वो भी आपके गर्मियों में होते हैं और वर्षा जो होगी शुष्क महीनों में 6 सेंटीमीटर से कम। तो ये थे आपके A के सब पार्ट, AF, AR, AM, AW और AS। आपको ये चारों पार्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है B। अब B के पार्ट आप मुझसे पहले ही पढ़ चुके हो, BS, BW, BSH, BSK, BWH, BWK, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे C के पार्ट। B के हमने पढ़ लिए पहले ही, अब हाँ हमारे होंगे C के पार्ट। C के पार्ट की बात करें आपकी, C यानी आपकी कैसी जलवायु? मध्य अक्षांशों वाली जलवायु, C। अब हम पढ़ेंगे C के पार्ट। C जलवायु के पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला इसमें आता है CF यानी आपकी सारा साल वर्षा। F का मीन्स क्या? सारा साल वर्षा। और अगर हम बात करें जो ये CF आपकी कैसी जलवायु होती है? मध्य अक्षांशीय, ठीक है, मध्य अक्षांशीय। आपके जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर में सी से रिलेटेड जलवायु पाई जाती है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु से, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आपकी एक आती है इसमें CF जलवायु, पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के नाम से जानी जाती है। बहुत बार C के पार्ट हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई C के पार्ट, CF जलवायु। CF जलवायु आपकी पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है ये, यानी सारा साल वर्षा होती है बौछारें के रूप में। और यूरोप में भी नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण सारा साल बारिश होती है बौछारों के रूप में, जो वहाँ के अंगूरों के लिए, संतरों के लिए, सिट्रस फलों के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। तो आपकी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु होती है कौन सी? CF जलवायु। सीधा पूछेगा CF जलवायु किस प्रकार की जलवायु? ऑप्शन में आपको मिलेगा पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी पश्चिमी यूरोप के प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट आता है आपका CW। अब W वही छोटा यानी विंटर, छोटा विंटर शुष्क, यानी आपकी CW जलवायु में शीत ऋतु शुष्क होगी मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में शीत ऋतु शुष्क होगी। आपकी जो ये CW जलवायु है ये चीन में, इसे चीन तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चीन तुल्य जलवायु के नाम से। आपको ये नाम याद होने चाहिए। पश्चिमी यूरोप की कौन सी है? चीन की कौन सी है? नेक्स्ट आता है आपका CS जलवायु, यानी आपका वही समर और छोटा। तो आपकी ग्रीष्म ऋतु शुष्क।
ग्रीष्म ऋतु शुष्क। अब देखो तो ये ग्रीष्म ऋतु शुष्क ये किस प्रकार की जलवायु है? अगर हम बात करें जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है, CS जलवायु। ये आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु है। भूमध्य सागर के आसपास इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, CS वाली, तो इसीलिए इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भी इसी तरह की जलवायु पाई जाती है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? CF, CW, CS ऐसे ऑप्शन थे। तो CS आपकी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच जो भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में CS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए हो C जलवायु को। CF सारा साल वर्षा, पश्चिमी यूरोप के जो जलवायु वो ऐसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CW, शीत ऋतु शुष्क होगी। चीन की जो जलवायु है वो CW टाइप की है। नेक्स्ट CS जलवायु ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी और आपकी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो CS प्रकार की जलवायु है। उसके अलावा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भी जो महाद्वीप आपके 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित हैं वहाँ पर भी आपकी CS प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें आपकी जो ये CS जलवायु है इसको आगे जाके 2 पार्ट में और डिवाइड करता है कोपेन, यानी इसमें से 2 प्रकार की जलवायु और निकालता है। वो 2 प्रकार की जलवायु कौन सी है? एक होती है आपकी CSA और एक होती है CSB। ठीक है, CSA और CSB। अब छोटा a और छोटा b मैंने आपको समझाया था, यानी आपकी वो अत्यधिक गर्म, ठीक है, गर्म जलवायु, ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक। तो CSA जो जलवायु है आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको ये नहीं याद रखना कि अत्यधिक गर्म है अत्यधिक ठंडी, ये नहीं। आपको क्या याद रखना है? जो आपके भूमध्य सागर हैं तो भूमध्य सागरीय भागों के आंतरिक भागों में, भूमध्य सागर के आंतरिक भागों में CSA प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, भूमध्य सागरीय यानी भूमध्य सागर जो था इसके आंतरिक भागों में CSA जलवायु पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। CSA जलवायु में आपकी शीत ऋतु तो सामान्य होती है, यानी सर्दियों की बात करें तो वो तो सामान्य होती है, बट ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक होती है, ठीक है, आपकी ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट CSB। अब CSB कहाँ पाई जाती है? आपकी तटीय भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानी जाती है ये, यानी भूमध्य सागर के तटवर्ती यानी तटों पर पाई जाती है भूमध्य सागर की। तो आप दोनों याद रखोगे। अगर बाई चांस पूछ भी ले, वैसे तो इतना डीपली पूछेगा नहीं, पर पूछ भी ले भाई कोई भरोसा नहीं है। तो CSA आपकी भूमध्य सागर के आंतरिक भागों में, CSB आपकी भूमध्य सागर के तटीय इलाकों में, ठीक है, तटीय इलाकों में पाई जाती हैं। अगर इसमें हम बात करें आपकी ग्रीष्म ऋतु साधारण थी, इसमें आपकी ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा होती है, भयंकर होती है। ए यानी ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक अधिक, और बी का क्या था? आपकी ग्रीष्म ऋतु साधारण, ठीक है। तो ये दोनों ही आप इसके साथ साथ रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा जलवायु का वर्गीकरण D। आपने C को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, C से जो भी क्वेश्चन निकलते थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं और पूरा डिटेल में। नेक्स्ट आती है हमारी D जलवायु। A पढ़ लिया हमने, B पढ़ लिया, C पढ़ लिया कोपेन का। अब हम पढ़ेंगे कोपेन महोदय का D, ठीक है भाई, कोपेन महोदय की D जलवायु। और अब की बार भी HTET में PGT लेवल में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था D जलवायु से। अभी आप समझ जाओगे। D आपकी कैसी थी? शीत शीतोष्ण जलवायु, यानी जो शीतोष्ण जलवायु के वो पार्ट जो बहुत ठंडे हैं, शीत हैं, ठंडे हैं। अब देखो वर्षा की मात्रा के आधार पर, यानी वर्षा की मात्रा के आधार पर इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका DF, ठीक है, एक होता है आपका DF और दूसरा होता है DW। DF, अभी F आ गया। F किस चीज़ को दिखाता है? आर्द्रता को या वर्षा को, आर्द्रता को, वर्षा को, नमी को, इन्हीं सब चीज़ों को तो D दिखा रहा है। और उसके अलावा शीत शीतोष्ण वाले, तो DF जलवायु आपकी कैसी होगी? शीत प्लस आर्द्र, शीत प्लस आर्द्र यानी शीताद्र जलवायु। कैसी भाई? शीताद्र जलवायु। DW, W किसके लिए दिखाता था? बड़ा W है ये, छोटा नहीं है,
नहीं सॉरी छोटा है, ये बड़ा नहीं है भाई, छोटा है। यानी आपकी छोटा डब्लू क्या, विंटर, डब्लू मीन्स विंटर, और विंटर आपका कैसा, शुष्क। यानी ये जो जलवायु होगी आपकी कैसी होगी, शुष्क जलवायु होगी, सर्दियां होगी और शुष्क होगी। तो डी डब्लू जलवायु आपकी शीताद्र ऐसी जलवायु होती है जिसमें शीतकाल यानी सर्दियां शुष्क होती हैं, सर्दियां शुष्क होंगी। इसमें सर्दियां कैसी होंगी, आर्द्र से भरी होंगी, वर्षा होती रहती है सर्दियों में। तो डी डब्लू जलवायु आपकी, अगर हम बात करें ना, डी डब्लू को भी शीताद्र के नाम से ही जाना जाता है। कोपेन के अनुसार दोनों ही जलवायु शीताद्र हैं, बट डी एफ में आपकी वर्षा होती है, इसमें शीतकाल शुष्क नहीं होता, और डी डब्ल्यू में आपकी वर्षा नहीं होती है और शीतकाल आपका शुष्क होता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखोगे। वैसे दोनों को ही उसने शीताद्र जलवायु के नाम से माना है, किसने, कोपेन महोदय ने। ठीक है, तो ये था भाई आपका डी। अगर हम बात करें एक डी डब्ल्यू ए और डी डब्ल्यू बी, डी डब्ल्यू के आगे जाके 2 पार्ट होते हैं, डी डब्ल्यू ए और डी डब्ल्यू बी। वही छोटा ए आपकी भयंकर गर्मी और वही छोटा बी आपकी यानी गर्मियाँ कैसी होगी, साधारण। तो ये जो डी डब्ल्यू ए और डी डब्ल्यू बी, ये इस प्रकार की जलवायु, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जलवायु आपकी कैसी जलवायु है, आर्द्र और महाद्वीपीय जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। क्योंकि महाद्वीपों के अंदर आपकी गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप लैंड वाले पार्ट में घुसते हो गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं। और आर्द्र क्यों, क्योंकि दोनों ही आपकी आर्द्र थी, तो आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, ए लग गया ना, ए की वजह से महाद्वीपीय जलवायु बन गई, ए और बी की वजह से। तो डी डब्ल्यू ए और डी डब्ल्यू बी दोनों ही आप याद रखोगे। उसके अलावा आपके डी एफ के भी कुछ पार्ट होते हैं, डी एफ ए, डी एफ बी, डी एफ सी और डी एफ डी। ये वही आपकी अत्यधिक गर्मी, साधारण गर्मी, आपकी मिनिमम गर्मी, फिर आपकी शीत ऋतु। तो ये वही है आपके पार्ट। अगर इससे क्वेश्चन आया भी ना तो एक ही क्वेश्चन बनता है इनसे। ये जो चारों जलवायु आपकी डी एफ ए बी सी डी, ये आपकी चारों की चारों जलवायु उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। कहाँ पर, ये भी आपकी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, इसको भी याद रखना। डी डब्ल्यू ए और डी डब्ल्यू बी ये भी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, और ये वाली भी आपकी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्यों उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है डी एफ ए बी? उत्तरी गोलार्ध में आपके हम बात करें 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट तो मध्याक्षांशी तो है, ये वाला शीतोष्ण मध्याक्षांशी है। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं महाद्वीपीय भागों में। वहाँ पर आपकी महाद्वीपों में अगर हम बात करें गर्मी होती है अंदर, सागरीय जो तटीय किनारे हैं वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस प्रकार के महाद्वीपीय भागों में ही आपकी डी एफ ए बी सी डी जलवायु पाई जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में इसलिए पाई जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आपका जलीय भाग अधिक है, वहाँ पर जल अधिक है, और जल अधिक होने के कारण वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु होती ही नहीं है। और उत्तरी गोलार्ध में आपका लैंड वाला पार्ट अधिक है, और उत्तरी गोलार्ध में लैंड वाला पार्ट अधिक होने के कारण आपकी इस प्रकार की जलवायु वहाँ मिलती है। तो अब आप समझ गए हो इस प्रकार की जलवायु आपकी कैसी होती है। तो ये आपका ठीक है, डी एफ ए बी सी डी अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें आपका डी डब्ल्यू ए, डी डब्ल्यू बी, डी डब्ल्यू सी और डी डब्ल्यू डी, ये चारों जलवायु, ये चारों की चारों जलवायु, ए और बी तो आपने अभी पढ़ी थी, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। ये हमने बता दिया भाई, उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। आपका अमेरिका पड़ जाता है, अमेरिका का पूर्वी पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ना तो आपका ये लगा लो एशिया पड़ जाता है, हल्का फुल्का यूरोप का भी कुछ पार्ट पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। जो ये चारों प्रकार की जलवायु हैं, डी डब्ल्यू ए बी सी डी, इन चारों जलवायु में आपका आता है, अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय, इन्हें चारों को नाम जाना जाता है महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु, महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई, आपकी डी डब्ल्यू कैसी थी, शुष्क, डी डब्ल्यू कैसी थी, शुष्क,
और उसके अलावा ए बी सी डी और लग गई, यानी आपकी गर्म, ज़्यादा, मध्यम, साधारण और आपका शीत यानी ठंडी। तो महाद्वीपों की जो आपके आर्कटिक यानी आर्कटिक महासागर है ना ऊपर, आर्कटिक जलवायु ठंडी होती है, पर महाद्वीपीय उप आर्कटिक यानी यहाँ पर ए बी सी डी लगने की वजह से थी तो ये आपकी शीत यानी ठंडी, क्योंकि आगे डी 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 लगा हुआ है, पर ए बी सी डी पीछे लगने की वजह से ये महाद्वीपीय जलवायु बन जाती है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप के आंतरिक भाग में ही थोड़ी बहुत गर्मी मिलेगी, आर्कटिक वाले क्षेत्रों में वैसे तो वहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, हल्की फुल्की जो गर्माहट होती है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। तो आपको डी एफ ए बी सी डी उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री, डी डब्ल्यू ए बी सी डी महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु। तो डी के पार्ट हमें अच्छी तरह से पढ़ लिए, वैसे इतना डीपली नहीं आता ए बी सी डी वाला, और ये डी डब्ल्यू ए आज तक देखा नहीं गया, फिर भी मैंने आपको बता दिया। कभी आ जाए तो अपना भैया अटैम्प्ट कर लेना, छोड़ के मत आना, या ये मत कहना कि मैम ने नहीं कराया। तो एचटेट क्वेश्चन तो रह गया भाई जो एचटेट में आया था। एचटेट में कौन सा क्वेश्चन आया था आपका? अब की बार एचटेट पीजीटी लेवल में ये क्वेश्चन आया था डी एफ आया था, आई थिंक कि डी एफ जलवायु आपकी किस प्रकार की जलवायु है। तो ऑप्शन में शुष्क जलवायु था, तो ये शुष्क जलवायु बिल्कुल भी नहीं है। डी एफ यानी सारा साल वर्षा, तो ये शीत आर्द्र जलवायु है, शुष्क नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी ई जलवायु। लास्ट है ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, ई। अब हम पढ़ेंगे ई जलवायु यानी ध्रुवीय जलवायु। ई जलवायु की बात करें तो ई जलवायु के 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका ई टी यानी हमें पढ़ा था ना टुंड्रा जलवायु, टी के लिए यूज, और दूसरा इसमें आता है ई एफ यहाँ किसके लिए था? एफ बड़ा एफ हिमाच्छादित के लिए, यानी जो बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। ई टी जलवायु ऐसी ध्रुवीय जलवायु होगी जहां पर आपका जो तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ई टी जलवायु आपकी ऐसी जलवायु होगी जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ई एफ जलवायु ऐसी ध्रुवीय जलवायु होती है जो बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री से नीचे होगा, यानी माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पर, समझ गए? तो इतना ही याद रखना है बस आपसे। यहाँ पर आपकी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर भाई हमारी बर्फ पाई जाती है, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति पढ़ते हैं ना, और यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होता है। ये था हमारा ई के उपभाग। ई में इसके अलावा और अधिक कुछ नहीं आता। आपका जो अंटार्कटिका है वहाँ पर बर्फ पाई जाती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर आप लगा सकते हो, ई एफ प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये था भाई आपका कोपेन का वर्गीकरण, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। ए बी सी डी अनुभाविक आधार पर था। आपका 1918 में हुआ, 1931 में संशोधन हुआ, 1953 में फिर से हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा आपकी इनके सब पार्ट, और उसके अलावा आर क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, ठीक है, और आपका एस क्या है, डब्ल्यू क्या है, आपका एच क्या है, के क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी शॉर्ट फॉर्म में। फिर इनके सबके पार्ट पढ़े, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके अपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। आपका क्वेश्चन अगर आना है तो यहीं से डिटेल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली खत्म होता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे आपका पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, फिर मैं उनसे बात कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पर, और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और जो पीजीटी कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकें, ठीक है भाई। तो लास्ट में कहूँगी सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।